संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 19 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा रविवारीय बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम मुख्य रूप से आर्थिक और विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें दिखाते हैं। पूरा विश्व तेजी से सुखाड़ और खाद्य असुरक्षा की ओर बढ़ रहा है और भारत इससे अछूता नहीं है। इसलिए आज के बुलेटिन में खासकर कृषि संबंधी खबरों पर जोर है। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने राजधानी के लिए 1647 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसमें 28 प्रमुख परियोजनाएं पूरी होंगी। इनमें दिल्ली मेट्रो का विस्तार, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण, करावल नगर फ्लाईओवर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा 756 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया गया है। इन परियोजनाओं से यातायात जाम कम होगा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ठाणे के बालकुम क्षेत्र में प्रस्तावित हाइपर स्केल डेटा सेंटर के खिलाफ नागरिकों ने जुलाई 2026 में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वेकअप ठाणेकर नाम के समूह ने मानव श्रृंखला बनाकर यह जताया कि परियोजना से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। उनका कहना है कि यह केंद्र प्रतिदिन लगभग 1.2 करोड़ लीटर पानी की खपत करेगा, 90 डेसिबल तक शोर पैदा करेगा और आसपास के इलाकों का तापमान बढ़ाएगा। नागरिकों ने पेड़ों की कटाई और स्कूलों व अस्पतालों के पास औद्योगिक परियोजना पर आपत्ति जताई। सांसद नरेश महास्के ने निर्माण रोकने की मांग की है। पुणे में 3 बड़े एलिवेटेड हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ, जिन पर लगभग 18,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला प्रोजेक्ट पुणे शिरूर एक्सप्रेसवे है, जो 53.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे होगा और वेल्सपन इंटरप्राइजेस इसे DBFOT मॉडल पर बनाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट हड़पसर यवत एलिवेटेड रोड है, जिसकी लंबाई 31.5 किलोमीटर होगी और यह पुणे सोलापुर हाईवे पर यातायात का दबाव कम करेगा। तीसरा प्रोजेक्ट तालेगांव चाकंड शिक्रपुर लिंक है, जो 53.2 किलोमीटर लंबा होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। कर्नाटक की कृषि की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में 30 से 35% वर्षा की कमी दर्ज की गई है, जिससे खरीफ बुआई प्रभावित हुई है। 84.1 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 36.5 से 40.6 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, यानी लगभग 43 से 48%। धान की बुआई मात्र 1.2 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 10 लाख था। ज्वार और तूर दाल भी बहुत पीछे हैं। मक्का 9.43 लाख हेक्टेयर में बोया गया है, जबकि लक्ष्य 17.3 लाख था। कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने केंद्र से सूखा मूल्यांकन टीम भेजने की अपील की है। तमिलनाडु में सुपर एल नीनो का असर कृषि पर गंभीर रूप से देखा जा रहा है। मानसून की अनियमितता और वर्षा की कमी से पूर्व धान की बुआई प्रभावित हुई है और कई जिलों में जल संकट गहराया है। किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिससे मक्के और दालों की पैदावार पर भी असर पड़ा है। कृषि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति अगले 2 सप्ताह में नहीं सुधरी तो मानवारी फसलों का उत्पादन घट सकता है। सरकार ने बीमा योजनाएं और राहत पैकेज तैयार करने की घोषणा की है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। तमिलनाडु सरकार ने सुपर एल नीनो और वर्षा की कमी से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय ने कहा है कि राज्य में जल संकट और मानवारी फसलों की बुआई प्रभावित होने के कारण किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पैकेज में बीमा योजनाओं का विस्तार, ब्याज मुक्त ऋण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन शामिल है। सरकार ने जिलों में विशेष समितियां बनाकर नुकसान का आकलन शुरू किया है और प्रभावित किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया है। तेलंगाना और पड़ोसी राज्यों में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। मानसून की कमी से 27 जिलों में वर्षा सामान्य से कम रही और एक जिला अत्यधिक कमी की श्रेणी में दर्ज किया गया। भूजल स्तर भी गिरकर औसतन 11 मीटर नीचे चला गया है, जिससे सिंचाई संकट गहराया है। धान जैसी पानी प्रधान फसलों की बुआई प्रभावित हुई है और उत्पादन घटने की आशंका है। राज्य सरकार ने एल नीनो कंटिजेंसी प्लान वानाकालम 2026 जारी कर किसानों को कम पानी वाली फसलें जैसे बाजरा, तूर, उड़द और सूरजमुखी बोने की सलाह दी है, ताकि नुकसान कम किया जा सके। जुलाई में भारत में मसूर की घरेलू पैदावार कमजोर रहने और सुपर एल नीनो के कारण वर्षा की कमी से उत्पादन घटने की आशंका है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार और व्यापारियों ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आयात बढ़ाने की योजना बनाई है।
कनाडा भारत का सबसे बड़ा मसूर आपूर्तिकर्ता है और पिछले वित्त वर्ष में भारत ने वहां से लगभग 1.2 मिलियन टन मसूर खरीदी थी। ऑस्ट्रेलिया भी एक प्रमुख स्रोत है जहां से उच्च गुणवत्ता वाली लाल मसूर आयात की जाती है। सुपर एल नीनो के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे अधिक प्रभावित हैं, जहां वर्षा सामान्य से 30-40% कम रही है और भूजल स्तर तेजी से गिरा है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी जिलों में भी मानसून ट्रफ हिमालय की ओर खिसकने से बारिश कम हुई है, जिससे धान और गन्ना जैसी पानी प्रधान फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। दिल्ली में 69% क्षेत्र सूखे की श्रेणी में दर्ज की गई है और जल संकट गहराया है। पंजाब और हरियाणा में धान की बुआई घटकर आधी रह गई है, जबकि कपास और बाजरा जैसी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में दालों और तिलहन के उत्पादन में गिरावट की आशंका है। भारत गंभीर सूखे और वैश्विक खाद्य कीमतों में तेजी से महंगाई का दबाव झेल रहा है। जून तक खुदरा महंगाई 4.38% और खाद्य महंगाई 5.32% रही, जबकि थोक महंगाई 9.87 तक पहुंच गई। यदि वैश्विक खाद्य कीमतें 50% बढ़ती हैं, जैसा कि अमेरिकी विशेषज्ञों का अनुमान है, तो खुदरा महंगाई 7 से 8% तक जा सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन कठिन होगा। खरीफ बुआई में 20-25% की कमी से दालों और तिलहन उत्पादन प्रभावित हुए हैं, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आएगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, सरकार को बफर स्टॉक और राहत पैकेज पर भारी खर्च करना पड़ेगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। इस स्थिति से जीडीपी वृद्धि दर 1 से 1.5% तक धीमी पड़ सकती है और सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए बुलेटिन के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।